हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हल करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन जो संबंधी समस्याएं हैं उनका एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने परिवहन संबंधी समस्याओं का क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, जो कि 15.2 जो एक्सरसाइज है हमारे पास, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10, वो आज हम पढ़ रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल आराम से समझें और समझ के ही इस क्वेश्चन को हल करें। तो देखो क्या कहा गया है कि हमारे पास दो n भंडार है, एक है A और एक है B। उनकी भंडारण क्षमता है वो क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। दो भंडार है मतलब दो डिपो हैं, और एक डिपो की हमारे पास क्षमता है, जो भंडारण क्षमता वो 100 क्विंटल है, एक की 50 क्विंटल है। उन्हें तीन राशन की दुकान डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध करवाया जाता है। उन डिपो से तीन राशन की दुकानें हैं डी, ई, एफ, और उन पे अन्न भेजा जाता है, ठीक है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। और डी, ई, एफ की जो आवश्यकता है, जो दुकान है, उनकी जो आवश्यकता है वह इतनी है। भंडारों से दुकानों की प्राप्त क्विंटल परिवहन व निम्न सारणी, एक हमारे पास सारणी दे रखी है, और उस सारणी में हमें कहा गया है कि यदि हम उन डिपो से उन दुकानों पर हम जब अन्न बेचते हैं तो उन पे जो परिवहन व्यय है, जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, वह हमारे पास एक टेबल के माध्यम से दे रखा है। परिवहन व्यय के न्यूनतमीकरण के लिए आपूर्ति का परिवहन कैसे किया जाए कि हमें न्यूनतम परिवहन मूल्य क्या है, हमें इस प्रकार से आपूर्ति करनी है ताकि ट्रांसपोर्ट वे हमारे पास मिनिमम हो, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं और आप उस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ए डिपो है, ठीक है, और ये हमारे पास एक बी डिपो है, ठीक है। अब कहानी ये है, ए डिपो की जो भंडारण क्षमता है वो 100 क्विंटल है, और बी डिपो की जो भंडारण क्षमता है वह 50 क्विंटल है। अब तीन दुकान, जैसे हम मान लेते हैं कि एक दुकान डी है, एक दुकान हमारे पास ई है, और एक दुकान मेरे पास एफ है। अब देखो डी की जो हमारे पास जो अन्न उपलब्ध करवाना है डी को, वह है 60 क्विंटल। ई को जो अन्न उपलब्ध करवाना है वह है हमारे पास 50 क्विंटल, और जो एफ को अन्न उपलब्ध करवाना है वह है 40 क्विंटल। अब देखो ये जो दो डिपो थे ए और बी, हमें पता है ए से हम डी पे भी जा सकते हैं, ए से हम ई पे भी जाएंगे, ई पे माल भेजेंगे, और ए से हम एफ पर भी माल भेजेंगे। ऐसे ही बी से हम डी पे भी माल भेज सकते हैं, और बी से हम ई पे भी माल भेज सकते हैं, और बी से हम एफ पर भी माल भेज सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सबसे पहले मैंने जो ए डिपो है, उस ए डिपो से डी को हमने माल भेजा, वह है एक्स। कितना है? एक्स, एक्स क्विंटल भेजा। और ई को जो माल भेजा, अन्न भेजा, वह है वाई क्विंटल, वाई क्विंटल भेजा। तो यहां मैं कितने भेजूंगा? एक्स यहां भेज दिया, वाई यहां भेज दिया। यहां इसकी भंडारण क्षमता 100 क्विंटल थी, तो 100 में से हम यहाँ जो बाकी बचा, एक्स और जो वाई को भेजने के बाद जो बाकी बचा वो कहाँ भेजेंगे? एफ पे भेजेंगे। तो ये हो गया 100 माइनस एक्स, और माइनस क्या हो चुका है? वाई, ठीक है। यहां इतना माल भेजेंगे, 100x माइनस क्या हो चुका है? वाई। अब कहानी ये है कि हमारे पास हम यहां से देखें तो इसको अन्न की आवश्यकता कितनी है? 60 क्विंटल। यहां से अन्न कितना आ चुका है? x। तो यहां से हमारे पास अन्न कितना जाएगा? इस बी डिपो से यहां से जाएगा 60 माइनस एक्स। इसकी आवश्यकता कितनी है? 50 क्विंटल। ए से कितना माल अन्न आ चुका है? वाई क्विंटल आ चुका है, तो इसकी आवश्यकता कितनी हो जाएगी? 50 माइनस वाई। अब कहानी है कि यहां से एफ पर कितने क्विंटल की अन्न की आवश्यकता है? 40 क्विंटल। यहां से कितना आ चुका है? 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा? 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास x प्लस वाई, और माइनस कितना हो चुका है? 60 क्विंटल, ठीक है।
अब टेबल की सहायता से देखें तो हमारे पास इन पे जो भेजने का खर्च है वह है, ए से यदि हम डी को भेजते हैं तो उस पर खर्च आता है 6 रुपया प्रति क्विंटल, और उसके बाद में ए से ई को भेजते हैं तो वह खर्च आता है 3 रुपया प्रति क्विंटल, और हम कहें ए से यदि हम एफ को भेजते हैं तो वह आता है हमारे पास 2.5 रुपया प्रति क्विंटल। ऐसे ही बी से यदि हम डी को भेजते हैं तो वह खर्च आता है हमारे पास यहां से 4 रुपया, और बी से यदि हम ई को भेजते हैं तो वह खर्च आता है 2 रुपया, और बी से ऐसे ही हम यदि एफ को भेजते हैं तो वह खर्च आता है हमारे पास 3 रुपया। अब उद्देश्य फल बात करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य फल। उद्देश्य फलन z बराबर हमें न्यूनतम व्यय ज्ञात करना है। अब व्यय क्या हो रहा है, यहां यदि मैंने ए से डी को x क्विंटल भेजा और एक क्विंटल पे खर्च कितना आ रहा है, 6 रुपया है। एक क्विंटल पर खर्च कितना आ रहा है, 6 रुपए। तो यहाँ x क्विंटल पर खर्च कितना हो जाएगा, 6x। तो यहाँ परिवहन व्यय हुआ हमारे पास 6x। ऐसे ही a से यदि हमने e को y क्विंटल भेजा, ठीक है, एक क्विंटल पे खर्चा कितना आ रहा है, 3 रुपया। तो y क्विंटल भेजा तो वहां खर्च कितना आ जाएगा, 3y। तो ये ओवरहेड हो जाएगा, परिवहन व्यय हमारे पास लगा 3y आ चुका है। ऐसे ही यहाँ 2.5 रुपया है, ए से हमने भेजा इधर तो हमारे पास आ चुका है, यहाँ से देखो खर्चा कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस y प्लस, उसके बाद में देखें, ठीक है, यहां से हमारे पास डी को गया 60 माइनस x क्विंटल। एक क्विंटल का खर्चा है 4 रुपया, तो हमारे पास टोटल खर्चा कितना आ जाएगा कि 4 इंटू 60 माइनस x, और प्लस उसके बाद यहाँ खर्चा आ रहा है 2 रुपया प्रति क्विंटल। यहाँ हमने n भेजा बी से ई को 50 माइनस y, तो यहाँ आ चुका है कि 2 इंटू 50 माइनस y। उसके बाद में यहाँ से बी से यदि हम f को बेचते हैं तो एक क्विंटल का खर्चा आ रहा है 3 रुपया। यहाँ से भेजा कितना, x प्लस वाई माइनस 60, तो यहाँ से आ चुका है कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो z इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आता है 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x और माइनस 2.5y प्लस यहाँ से 240 माइनस 4x, और फिर हमारे पास प्लस में 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y और माइनस आ चुका है 180। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम x वाले को कैलकुलेट करें तो 6x माइनस 4x बचा 2x प्लस 3x प्लस का 5x, प्लस का 5x में से ये घटाते हैं तो यहाँ से आया 2.5x। अब y वाले को कैलकुलेट करते हैं, 3y प्लस 3y 6y में से 2y गया 4y में से फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 2.5y, यहाँ से बचा 1.5y। अब स्थिरांक वालों को जोड़ते हैं, कांस्टेंट संख्या को, 250 प्लस 100 350 में हम 240 और जोड़ते हैं, तो 350 में 240 और जोड़े तो 590 में से हम 180 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 410। तो यह आ चुका है हमारे पास उद्देश्य फल। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्यवरोध की। व्यवरोध की यदि हम बात करते हैं तो देखो व्यवरोध कौन सा आता है, हमें पता है यहाँ से जो माल भेजा है वह है x का मान या तो 0 हो या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ जो हमारे पास n की जो आवश्यकता है उसमें से आवश्यकता में से भेजते हैं तो यहाँ फिर ऋणात्मक यहाँ भी नहीं आना। तो कहानी आती है, सबसे पहली जो कंडीशन बनती है वह है x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, दूसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगली जो कहानी आएगी वह यहाँ से आएगी, क्या आएगा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, ये जो हमने n भेजा वह 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। उसके बाद में यहाँ से जो n भेजा वह भी 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम यहाँ से भी भेजते हैं वह भी 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो 10 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद में यहाँ से हमने
को जो n भेजा वह भी 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज -60 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया, जी। अब हम इन s समीकरणों को हल करते हैं। तो मैं एक बार s समीकरणों को व्यवस्थित रूप में लिखता हूं और वही शॉर्ट वाला जो तरीका है वो अप्लाई हम करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से सबसे पहला आता है हमारे पास, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, ये ऐसा लिख सकते हैं हम कि 100, या इसको ऐसे लिख दें x प्लस वाई, यहां से इस वाले भाग से x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 100। देखो इसको हम उधर ले गए तो हमारे पास 100 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, x प्लस वाई, या मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल किसके हो चुका है, 100 हो चुका है। तो दोनों बात क्या है, एक ही। उसके बाद में यदि मैं देखूं तो x इज इस अगले वाले से x इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल क्या हो चुका है, 60। ऐसे ही हम इसको उधर ले जाएं तो यहां से जाएगा कि y इज लेस देन इक्वल क्या हो चुका है, 50, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं लास्ट को देखूं तो यहां से आता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो चुका है, 60। अब हम इसकी टेबल की रचना करते हैं, और जो लास्ट में है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको सबसे पहले लिखा, ठीक है। अब हम इसमें टेबल किस में बना सकते हैं, या तो इसमें बनेगी या इसमें बनेगी, क्योंकि ये तो इसमें बनेगी, ये तो दो क्या होगी, रेखा हो गई सीधी सीधी। तो हम देखते हैं, तो देखो यहां से सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास वैल्यू आती है x और यहाँ आती है हमारे पास y। यदि मैं कहूँ x का मान 0 तो y का मान 100 आता है, यदि y का मान 0 तो x का मान क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यदि x और y की मैं यहाँ वैल्यू रखूँ 0 0, तो यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो लेस देन इक्वल क्या आया, 100। और ये बन गया कि 0, देखो यहाँ रखली साइड 0 इज लेस देन इक्वल क्या हो चुका है, 100 हो चुका है। ये कथन सत्य है, असत्य है, 0 का मान 100 से क्या है, कम है, ये सत्य बात है। इसलिए इसका हल क्षेत्र में किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। हो गई बात। ये एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इसको हल नहीं करना है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा वहां। उसके बाद में देखें तो हम इसकी टेबल ज्ञात करते हैं। तो यहां से हमारे पास x और यहां से हमारे पास वैल्यू आई y। मैं कहूं कि x का मान यदि 0 पे आता है तो y का मान आता है 60, और y का मान यदि 0 पे आता है तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 60। अब इसका हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र देखें तो 0 0 यदि हम रखते हैं तो 0 इज क्या आया, ग्रेटर देन 60। क्या ये कथन सत्य है, नहीं। इसलिए इसका हल क्षेत्र किसकी ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा। तो हम कहेंगे कि इसका जो हल क्षेत्र है वह है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, आपको बताया हुआ है कि फेयर में कैसे काम करना है। मेरा जो इस क्लास का पहला जो वीडियो है लीनियर प्रोग्रामिंग का, पहला दूसरा तीसरे जो वीडियो है उनमें बताया हुआ है कि फेयर काम कैसे किया जाता है, या जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तब हमें इनको कैसे हल करने हैं वो तरीका। ये मैं थोड़ा शॉर्ट रूप बता रहा हूँ ताकि हमें टाइम कम लगे और हमारे पास अच्छे से समझ में भी रहे। और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स सरदार को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जो आज नए जुड़े हैं, और जो पहले से जुड़े हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आओ हम इसका आलेख खींचते हैं। तो हमें एक उद्देश्य फलन की आवश्यकता होगी, तो उद्देश्य फलन को मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि हमें बाद में जरूरत पड़े तो हम स्तंभ की गणना करें, तो उस टाइम हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हल कर सकें। तो अब देखो बच्चों, यहां से हम आलेख की रचना करते हैं। तो देखो मैं 20-20 का लेता हूं रेशियो। तो यहां से देखते हैं, मापांक लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, और ये हो चुका है x एक्स। ये हमारे पास है y एक्स। यहां से भी 20-20 का लेते हैं, 20, फिर आया 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, और फिर आया 120। ठीक है, और ये हमारे पास मूल बिंदु है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखें तो x का मान 0, y का मान 100, तो हमारे पास आया ये वाला पॉइंट।
दूसरा बिंदु देखें तो 100 और 0, तो ये पॉइंट आया। इनको मिलाते हुए यदि मैं रेखा खींचूं तो मेरे पास इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है और इसका जो हल क्षेत्र है वह मूल बिंदु की तरफ आता है। ठीक है, दे रखा है। दूसरा मैं इस टेबल से देखता हूं। टेबल से देखें तो x का मान 0 और y का मान 60, हमारे पास ये पॉइंट आया, और x का मान 60 और y का मान 0, हमारे पास ये पॉइंट आया। इनको मिलाते हुए यदि हम रेखा खींचते हैं तो वह रेखा इस प्रकार से गुजरती है और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा। ठीक है, हो गई बात। अगली बात कहां से आएगी? इन दोनों भागों से। यदि इसको समीकरण रूप में लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या है? 60, और इसका यदि मैं आलेख खींचता हूं तो इसका आलेख किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब कहा क्या गया है इसमें? कहा ये किसका है? x बराबर 60 का। अब कहा लाइट चली गई थी, देखो बीच में यहां से। अब कहा क्या गया है कि x का मान 60 से क्या है? कम है। 60 से कम का मतलब है कि x की जो वैल्यू है उसका जो हल क्षेत्र है किसकी तरफ आएगा? 60 से कम वाली वैल्यू आएगी। 60 से कम किधर है? इधर। इसका हल क्षेत्र भी किस साइड होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। तो यदि हम यहाँ ऐसे पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ चुका है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो 0 इज लेस देन इक्वल क्या आया? 60, और 0 इज लेस देन इक्वल 60 आया तो कथन कैसा पाया गया? सत्य पाया गया, और सत्य पाया जाता है तो हल क्षेत्र किसकी तरफ आएगा? मूल बिंदु की ओर। दूसरी वाली कहानी कौन सी है? यहाँ से y वाली, इसको समीकरण रूप में लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ चुका है? 50, और इसका जब आलेख खींचते हैं तो हमारे पास मान लेते हैं यहाँ 50 है। इसका आलेख खींचते हैं तो इसका आलेख किस प्रकार से खिंचाता है? इस प्रकार से खींचा जाता है। अब इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा हमें यह भी देखना है। तो इसका हल क्षेत्र वही कहानी, y की वैल्यू 0 रखो तो 0 इज लेस देन क्या आया? 50, और 0 इज लेस देन 50 आता है तो हमें बताइए कथन सत्य है, और सत्य है तो इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ आ जाएगा? मूल बिंदु की ओर। ठीक है, अब यदि मैं देखूं तो हमारे पास जो यहाँ से उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आया वो कौन सा आया? मैं डार्क एरिया कर रहा हूं। ये जो भाग है ये हमारे पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आया। ये जो भाग, ये जो डार्क किया है मैंने, ये भाग क्या आ चुका है? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ चुका है। अब इस उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला जो कोणीय बिंदु आया हुआ है 60 और 0, जिसको हम ऐसे दर्शा रहा हूं। दूसरा जो कोणीय बिंदु है B, उसके हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तीसरा कोणीय बिंदु है C, उसके भी हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे C। और चौथा है हमारे पास यहाँ से कौन सा आया? D। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये आ चुका है D। ठीक है, इसके भी हम क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो यहां से सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वह 60 40 50 50 और 10 50 है। क्या है? यहां से आ चुका है 60 40, उसके बाद में C के बिंदु के निर्देशांक है, यहां से x की वैल्यू 60 नहीं 50 और 50 50, और उसके बाद में यदि हम इसकी बात करें D की, तो यहां से भी हमारे पास आता है x का मान आया 10 50। क्या है? 10 50। तो ये हमारे पास कोणीय बिंदु के क्या आ चुके हैं? मान आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके इष्टतम की गणना की। तो वहां हमें उद्देश्य फलन की आवश्यकता होगी और साथ में ही हमें कोणीय बिंदु की भी आवश्यकता होगी। दोनों हमने हल कर चुके हैं, तो आगे भी हम इसको हल कर सकते हैं। हम कहेंगे इष्टतम की गणना। यदि हम यहाँ इष्टतम की गणना करते हैं तो देखो इष्टतम की गणना में क्या क्या आता है। हमें इस दो भाग बनाता हूं मैं टेबल का। पहला तो आ चुका है हमारे पास यहाँ से कोणीय बिंदु, दूसरा भाग आ चुका है उद्देश्य फलन। z इक्वल टू यहां से हमारे पास आया था 2.5x प्लस 1.5y और प्लस यहां से 410 आया था 410। ठीक है, लाइट आ चुकी है तो हम इसको बंद कर देते हैं।
कैलकुलेट करते हैं तो कोणीय बिंदु, सबसे पहला बिंदु आ चुका है ए के कोणीय बिंदु के निर्देशांक था 0 60, दूसरा था बी उसके निर्देशांक है 60 40, उसके बाद में सी उसके निर्देशांक है 50 50 और उसके बाद में है हमारे पास डी और यहाँ से आ चुका है 10 50। सबसे पहले 60 0 रखते हैं, 60 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो मान आना है वह कितना आना है, 60 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 6 पंचू कितने हुए, 60 पंचू कितने हुए 300, तो यहाँ से आ चुका 0 और कैरी कितनी आई 30 और 60 120, तो यहाँ से आ चुका 150, पॉइंट है 1, तो यहाँ से हमारे पास 150 प्लस 410, तो ये मान आ चुका 150 प्लस 410 हो गया 660। ठीक है, उसके बाद में हम हल करते हैं अगले वाले को बी से, तो यहाँ को 60 से गुणा करेंगे तो वही बात आ रही है, कितना आएगा 150, 40 को गुणा करते हैं इसको तो हमारे पास आता है, यहाँ से 40 को गुणा करेंगे इससे तो यहाँ से आएगा 60 और फिर 410 को उसमें ऐड करना है, तो 0 2 और 6, तो यहाँ से आ चुका है 620। इसके बाद में इस वाले भाग को तो 50 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, तो यहाँ आएगा 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो 0 तो है एक और 125 और एक पॉइंट लगाया तो हमारे पास आया 125। अब 125 ही आया और 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 75, फिर 410 ऐड करते हैं तो 0 और 1 और 6, तो यहाँ से आ चुका है 610। उससे अगली वाली जो कहानी है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये आया 25, 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो ये आता है 75 और साथ में ऐड करते हैं 410, तो ये हो चुका है हमारे पास 100 और 100 कितना हो चुका है 510। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ चुके हैं। यदि मैं यहाँ से न्यूनतम मान देखूं तो न्यूनतम जो मान आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास 510, ये वाला जो भाग आ रहा है वह न्यूनतम मान। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहूंगा कि कोणीय बिंदु डी 10 और 5, ठीक है, पर परिवहन का न्यूनतम वेग कितना आया 510 रुपए आया। इसका मतलब मैं उस माल को किस प्रकार से भेजूंगा, तो मैं कहूंगा कि सी जो हमारे पास ए से डी है, ए से डी पर कितना भेज रहे थे एक्स भेज रहे तो ए से डी को कितना भेजेंगे 10 क्विंटल, ए से ई को वाई भेज रहे थे तो वहां से हमारे पास आ जाएगा 50 क्विंटल। उसके बाद में ए से हम एफ को भेज रहे थे वो था 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो वहां से भेज देंगे 40 क्विंटल। उसके बाद में देखें तो हम बी से भेज रहे थे तो बी से डी को क्या भेजेंगे, डी को वो था 50 माइनस एक्स, जहां तक मुझे ध्यान है। तो बी से किसको भेज रहे थे बी से हम भेज रहे थे डी को, बी से डी को वो था 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स था तो 60 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 10, तो ये हो चुका है हमारे पास 50 क्विंटल। दूसरा है बी से ई को हम भेज रहे थे 50 माइनस वाई, शायद 50 माइनस वाई, तो 50 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, वाई की वैल्यू आई यहाँ से देखे तो 50। इसका मतलब बी से हम ई को कुछ भी नहीं भेजेंगे, 0 क्विंटल आया, इसका मतलब बी से हम ई को कुछ भी नहीं भेजेंगे। उसके बाद में है बी से एफ को कितना हम भेजेंगे, वो था हमारे पास कि x प्लस वाई माइनस 60, तो x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 50 माइनस 60, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 क्विंटल। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास हम b से f को भी कोई भी अन्न नहीं भेजेंगे। अब देखो a से d को कितना भेजा हमने 10 क्विंटल, a से e को कितना भेजा 50, तो e की कैपेसिटी भी कितनी है, जो हम बात करते हैं e की, जो e हमारे पास जो दुकान है उस दुकान की कैपेसिटी भी कितनी है 50 क्विंटल। ऐसे f की जो कैपेसिटी है वो भी कितनी है 40।
बी से डी को कितना भेजेंगे 50 क्विंटल और उसकी कैपेसिटी है 60, तो 10 यहाँ से गया 50 यहाँ से गया, इनसे क्या गया 0 0। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। ये जो विविध क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली इस 15वीं एक्सरसाइज की, वो एक बार एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको बाद में करवाई जाएगी। इससे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 16 को स्टार्ट करवाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम 18 जून से है 12th क्लास के, तो इसलिए प्रायिकता के हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।